वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का दूसरा थ्योरम, जो दूसरा प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पहले थ्योरम के रूप में मैंने आपको पढ़ाया कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं और इसको कैसे प्रमाणित किया जाता है। आज मैं आप लोग के लिए पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यानी पाइथागोरस प्रमेय का अपोजिट क्या है और इसको कैसे हम प्रमाणित कर सकते हैं, इसका क्लास लेकर के आया हूं। अब हम क्लास में चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम पहले से यहाँ पे देखिए लिख करके रखे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। अब पहले इस बात को समझिए कि जैसे ये त्रिभुज है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में यदि ऐसा हो कि जैसे यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज है, यदि इस त्रिभुज में ऐसा हो कि ए सी स्क्वायर, बड़ी भुजा क्या है इसमें ए सी है, अब बाकी दो छोटी भुजा क्या है ए बी है और दूसरा क्या है बी सी है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यदि ऐसा हो कि यदि किसी त्रिभुज के जो बड़ी भुजा का स्क्वायर है, वर्ग है, वो बाकी दो भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर हो जाए तो बड़ी भुजा जो होता है ना, यहाँ पे देखिए इसमें जो बड़ी भुजा ए सी है, इसका कोण 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं, उल्टा। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में क्या था कि किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उसमें क्या था कि बड़ी, यदि समकोण त्रिभुज है तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसमें ठीक इसका उल्टा है कि यदि दो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो जो बड़ी भुजा मेरा है एसी, उसका जो सामने कोण बना, जैसे यहाँ पे देखिए बड़ी भुजा यदि इस त्रिभुज में एसी है तो एसी के जो सामने जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बी बनेगा, ये हमें साबित करना है कि 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब सबसे पहले तो थ्योरम के बारे में हम पहले ही थ्योरम में आप लोगों को बताए थे कि थ्योरम को बनाने के लिए हमें 4 चरण से गुजरना पड़ता है। उसमें से पहला चरण मेरा क्या है, दिया है में हम उस चीज को लिखते हैं जो कि क्वेश्चन मुझे दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया यहाँ पे कि ए बी सी, देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी स्क्वायर यानी बड़ी भुजा का वर्ग, बाकी दो भुजा बच गया ए बी और बी सी, इस दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर है, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये जो बी होगा ये 90 डिग्री होगा। यही चीज हमें क्या करना है, प्रमाणित करना है। ठीक है, दूसरा चरण भी हो गया मेरा। तीसरा चरण है रचना में हम देखते हैं कि इस थ्योरम को प्रमाणित करने के लिए हम अपनी मर्जी से कौन सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, कौन सा रचना करते हैं, इसके बारे में रचना में लिखना है क्या कर रहे हैं। तो यहां पे हम देखिए क्या करते हैं कि ए बी जितना बड़ा है ना, ठीक उतना ही बड़ा है। सबसे पहले यहां पे देखिए कि कोण डी ई एफ हम क्या किए हैं, रचना में लिखना है कि कोण डी ई एफ बराबर 90 डिग्री खींचा, 90 डिग्री खींचा। ध्यान से देखना है यहाँ पे कोण डी, यहाँ पे देखिए कोण डी ई एफ हम कितना डिग्री खींच लिए, 90 डिग्री खींच लिए। उसके बाद क्या किया है कि ए बी बराबर डी ई तथा बी सी बराबर ई एफ खींचा, बी सी बराबर क्या कर दिए, ई एफ खींच लिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा ए बी था, यहां पे देखिए जितना बड़ा मेरा ये ए बी है, ठीक उतना ही बड़ा हम यहां पे क्या किया, जो डी ई एफ 90 डिग्री बना है ना, तो उसमें से ठीक उतना ही बड़ा डी काट लिए। और जितना बड़ा बीसी है, यहां पे देखिए जितना बड़ा बीसी है, ठीक उतना ही बड़ा ई एफ इसमें क्या किए, काट लिए। यानी कहने का मतलब ए बी डी ई के बराबर है और बीसी जो है ई एफ के बराबर है। अब उसके बाद क्या करते हैं, डी को हम एफ से क्या किए, मिला दिए। अब यहां पे लिखेंगे डी को एफ से मिलाया, डी को एफ से मिलाया। अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ कि एक त्रिभुज बन गया, एक नया त्रिभुज बन गया जिसका नाम क्या हो गया, डीई एफ। अब यहां पे चलते हैं, लास्ट चरण मेरा क्या है, परमान। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चरण है, ये चरण क्या है, परमान। अब यहां पे देखिए परमान में हम लोग चलते हैं, परमान। अब देखिए परमान में क्या करना है, तो सबसे पहले परमान में देखते हैं यहां पे कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पहले से दिया गया है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या देखिए यहां पे
त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसे हम चाहे तो समीकरण 1 के रूप में यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन में मुझे दिया गया, उसी चीज को हम प्रमाण में सबसे पहले लिख लिए। अब यहां पे देखिए, जब हम डी ई एफ 90 डिग्री बनाए और डी ई एफ एक त्रिभुज है, तो जब ये एक कोण 90 डिग्री है, अर्थात ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, डी एफ मेरा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी ई एफ में, समकोण त्रिभुज डी ई एफ में। अब हम क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज डी ई एफ में पाइथागोरस प्रमेय से फिर बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा मेरा क्या है, देखिए डी एफ। तो त्रिभुज डी ई एफ में डी एफ स्क्वायर बराबर, गौर से क्या, डी एफ स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। देखिए क्या लिखे, समकोण त्रिभुज डी ई एफ में डी एफ स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, तो लिख दिए यहां पे। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, देखिए डी एफ स्क्वायर बराबर, गौर से कि डी ई जो है वो किसके बराबर है, यहां देखिए डी ई किसके बराबर है, ए बी के बराबर। ठीक है ना, डी देखिए आप लोग को दिख रहा होगा यहां पे, डी ई किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो देखिए डी ई के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे ए बी लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो हम भी क्या किए, स्क्वायर लगा दिए। तो डी ई स्क्वायर के स्थान पे लिख दिए ए बी स्क्वायर, फिर प्लस ई एफ। देखिए यहां पे ई एफ किसके बराबर है, यहां पे ध्यान देखिए ई एफ बराबर किसके है, बी सी के। तो ई एफ के स्थान पे हम अब क्या लिख सकते हैं, बी सी, तब बी सी स्क्वायर हो गया। अब या डी एफ स्क्वायर, यहां पे ध्यान से देखिएगा, डी एफ स्क्वायर बराबर, तो डी एफ स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यहां पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। गौर से देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के स्थान पे पहले से क्या पता है, ए सी स्क्वायर। कहां से ये बात पता है, तो समीकरण 1 से, तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहां पे डी एफ स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब इस दोनों त्रिभुज में सबसे पहला चीज देखिए, यहां पे इस दोनों त्रिभुज में देखते हैं। अब यहां पे देखिए कि इसका डी एफ स्क्वायर, इसका डी एफ स्क्वायर, त्रिभुज डी ई एफ का डी एफ स्क्वायर और त्रिभुज ए बी सी का ए सी स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर है। तो स्क्वायर में बराबर है, तो इसीलिए डी एफ भी बराबर होगा किसका, ए सी का। हम चाहे तो स्क्वायर को काट भी सकते हैं, एक ही बात बराबर ही हुआ। तो डी एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो इसलिए डी एफ बराबर ए सी। अब इस दोनों त्रिभुज में हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखिए यहां पे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, इस दोनों त्रिभुज में देखिए हम क्या देख रहे हैं। सबसे पहला चीज क्या देख रहे हैं कि ए बी बराबर, ए बी त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी है वो त्रिभुज डी ई एफ में किसके बराबर है, ये डी ई के बराबर है। किसके बराबर है, डी ई के बराबर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे कहां से ये बात, तो यहां पे लिख देना है रचना से। ये बात हम अपना रचना से लिए हैं, कहां से, क्योंकि रचना में हम माने हैं जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा डी है। ठीक उसी प्रकार से बी सी बराबर ई एफ, क्या लिखिएगा फिर, बी सी बराबर ई एफ। ये भी कहां से, तो ये भी माने हम रचना से, कहां से, तो रचना से, ये भी दे दिए। और लास्ट में देखिएगा ए सी बराबर, यहां देखिए ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ। ए सी देखिए ए बी डी के बराबर है, रचना से माने हैं, बी सी ई एफ के बराबर है, ई भी रचना से माने हैं। लेकिन ए सी बराबर डी एफ ये माने नहीं है, बल्कि हम ऊपर देखो यहां पे प्रमाणित किए हैं। ऊपर में देखिए ये माने नहीं ना है, ऊपर में देखिए हम यहां पे प्रमाणित किए हैं, सिद्ध किए हैं कि डी एफ ए सी के क्या है, बराबर है। तो ए सी बराबर डी एफ, यहां पे लिख देना ऊपर प्रमाणित किया गया है, ऊपर प्रमाणित किया गया है। अब देखिए यहां पे रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है कि यदि एक त्रिभुज एबीसी का तीनों भुजा, यहां ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज जो एबीसी है, एबीसी का तीनों भुजा और त्रिभुज डीईएफ का तीनों भुजा, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी त्रिभुज एबीसी का तीनों भुजा और त्रिभुज डीईएफ का तीनों भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ऐसा कब होता है, जब दो त्रिभुज के तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। क्या कहलाएगा, सर्वांग सम, मतलब एक जैसा, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। तो यहां पे देखिए ये बात अब प्रमाणित हो गया। यहां पे लिखेंगे स्पष्ट त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम। देखिए ये सर्वांग सम का
पहचान है। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है कि समरूप भी है और बराबर भी है। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, समरूप भी है और क्या है, बराबर भी है। तो देखिए ये साबित हो गया कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसका, तो त्रिभुज DEF का। अब जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उसका प्रत्येक भुजा दूसरे के बराबर होता है, दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक भुजा के बराबर होता है, और उसका जो संगत कोण होता है वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी अर्थात जैसे AB बराबर हो गया आपका D का, BC बराबर क्या हो गया EF का, ये साबित कर दिए रचना से माने थे, और AC बराबर है किसका, तो DEF का। तो तीनों भुजा बराबर हो गया तो तीनों कोण भी संगत कोण आपस में बराबर होगा, अर्थात कोण B जो होगा समरूप हो गया, सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के सर्वांग सम है, तो इसीलिए कोण B जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, कोण E के बराबर होगा। और E को पहले से मुझे पता है कि कोण E कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो कोण B बराबर कोण E, हमें पता है कि कोण E 90 डिग्री है, तो इसलिए कोण B भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, अर्थात क्या होगा, समकोण, अर्थात समकोण। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रमाणित करना था। लिख देंगे यहां पे यही प्रमाणित करना था, यही प्रमाणित करना था। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया था पाइथागोरस प्रमेय, आज हम आप लोग को पढ़ाया कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है और इसे कैसे प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, यदि आशा करता हूं कि आप लोग को आज का क्लास समझ करके बहुत अच्छा से आप पाइथागोरस प्रमेय का विलोम समझ गए होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने हम फिर नेक्स्ट थ्योरम को लेकर के, क्लास 10th का जो नेक्स्ट थ्योरम है उसको लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित रहूंगा। और आशा करता हूं कि आप लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं वो कोशिश कीजिए कि आप शुरू से लेकर के अंत तक देखें। ठीक है ना, मेरा उद्देश्य ही है कि जो बच्चा कमजोर है, ठीक है ना, जिसको सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना, उसको हम किस प्रकार से वो सुविधा प्रोवाइड कराए, ताकि बच्चे में जो डर है, ठीक है ना, बच्चे में जो डर है उसको भी दूर करने का प्रयास है। ठीक है ना, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से चाहते हैं जो कमजोर बच्चा है उसको यदि क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, यदि वो क्लास कर रहा है कहीं पे, ठीक है ना, यदि मेरे ऑफलाइन क्लास से जुड़ा हुआ है या किसी और टीचर के ऑफलाइन क्लास से जुड़ा हुआ है या ऑनलाइन क्लास से जुड़ा हुआ है, यदि उसे ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश करता हूं अपनी भाषा में, सरल से सरल भाषा में उस तक मैथ्स के जो ट्रिक है या मैथ्स के जो थ्योरम है या चैप्टर का जो क्वेश्चन सब है उसको कैसे उसके सामने में रखूं, ताकि बच्चा आसानी से उस सरल भाषा को समझ करके मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकता है, मैथ्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक है, और मैं इसी तरह आप लोग के सामने, आप लोग का यदि आशीर्वाद बना रहा तो आप लोग के सामने ऐसे ही अच्छा वीडियो लेकर के मैथ्स का और इंग्लिश का आता रहूँगा, और आप लोग अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोग को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद।